कोई, हाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है कोई संगठन, और ना कोई बहुत नर्म रहेंगे रिश्ते, जो जैसे चलता रहा वैसे ही चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने 2 शब्द अभी बोले हैं। बहुत एक्साइटमेंट में नहीं है संगठन और रिश्ते बहुत नरम चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों को थोड़ा-सा आप मुझे मैं अपना सवाल करूँ, बेहतर है आप खुद ही बता दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी में अभी तक जो कुछ घटा, जैसे कि अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर के सामने आ गई बीजेपी, क्या उससे आरएसएस खुश है? क्या आरएसएस की चल रही है? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में रिश्ते ठीक हैं या आगे खटपट और होने वाली है? और खटपट और होती है तो किसकी जीत पक्की और किसकी हार पक्की है? ये तमाम सवाल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जिस तरह से चुना गया और उसके बाद में सवाल ये उठ रहा है कि नितिन नवीन के हाथ में कुछ होगा या पर्दे के पीछे से पूरा गेम चलता रहेगा। उनको माननीय कहने का फरमान तो जारी कर दिया बड़े नेताओं ने, लेकिन यहां पर उनकी मानने वाला कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, जो ये जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में क्या पक रहा है। एक ऐसे पत्रकार जिनकी जानकारी यूं ही नहीं बल्कि बहुत पक्की है, बहुत मजबूत है। उनकी जानकारी ये बताती है कि भाई किस तरह से इस वक्त आरएसएस और बीजेपी आगे अपने और कदम उठाने वाले हैं। तो सीधा उनके साथ जुड़कर इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जी कितने मजबूत हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे तो बैठे हैं, कुर्सी पे तो बैठ गए हैं, लेकिन ये कितने मजबूत हैं? क्या वाकई में अपनी टीम बनाने में सक्षम है ये? सबसे पहली बात विनीता जी नमस्कार। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नाम चल रहे थे, संभावित नाम चल रहे थे, उन नामों में कहीं भी नितिन नवीन नहीं थे। आपको याद होगा कि जैसे नितिन गडकरी जी को जब बनाया गया था अध्यक्ष, तब भी उनका नाम कहीं परिदृश्य पर नहीं था। उस समय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन और ऐसे ही वरिष्ठ लोग थे दिल्ली के, जिनके नाम चल रहे थे, और आरएसएस ने एकदम सीधा संकेत दिया था कि दिल्ली की चौकड़ी नहीं होगी। नितिन नवीन के साथ ये है कि इनका जब ये अध्यक्ष बने तो बहुत सारे जो नाम थे रेस में, उनमें ये दूर दूर तक नहीं थे। तो किसी की मतलब मीडिया के अलावा बीजेपी में भी बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही चुनिंदा लोगों को ये मालूम होगा कि नितिन नवीन अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अभी उनका अध्यक्ष के रूप में चुना जाना अभी बाकी है। जब वो ये बात आपने बहुत प्रिसाइजली, बिल्कुल टेक्निकली जिसे कहते हैं, उसको क्लियर किया है, लेकिन इतनी क्लैरिटी क्या लोगों में और पार्टी के अंदर चल रही है, ये भी तो सवाल है। डेफिनेटली बीजेपी बहुत ही कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमने देखा है अभी तक का जो बीजेपी का रिकॉर्ड है, जब से बीजेपी बनी और आज तक जो 45 साल हुए हैं, नितिन नवीन भी कोइंसिडेंटली 45 इयर्स के ही हैं, तो पार्टी और उनकी उम्र दोनों बराबर है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि पार्टी में कभी भी कोई भी बगावत नहीं हुई है और अनुशासन में पार्टी रही है अभी तक। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नितिन नवीन की जो आप कह रहे हैं कि क्या पार्टी को भी समझ में आएगा, हाँ पार्टी को भी, पार्टी कार्यकर्ताओं को उनको समझ में आएगा। वरिष्ठ नेताओं में कुछ कसमसाहट हो सकती है, जो दावेदार थे या जो पार्टी पदाधिकारी बनने के लिए जो थे, उनमें थोड़ा सा हो सकता है अंदरूनी, लेकिन मुझे लगता है वो अंदर ही रहेगा। वो बाहर फलक पर आएगा, सड़क पर आएगा, मीडिया में आएगा, उसकी खुली अभिव्यक्ति होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद जब वो आए तो एयरपोर्ट पर दिल्ली के 7 सांसद पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंची, केंद्रीय मंत्री बिहार के जितने थे वो पहुंचे, और फिर जब पार्टी दफ्तर लाया गया उनको, तो पार्टी दफ्तर भी उनको बकायदा प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, और अमित शाह गृह मंत्री खुद खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे वहां पर, हमने देखा। और उनको पूरा जो प्रोटोकॉल एक है पार्टी का, पार्टी के अंदर जो एक सिस्टम है, वो उनको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उनकी टीम का चयन होगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी टीम, ये बस एक बात है कि अभी पार्टी ने ये इसको कई एक अलग उदाहरणों से विनीता जी हम देख सकते हैं। जैसे गुजरात में हमने देखा कि पार्टी में मुख्यमंत्री बदले, फिर मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, फिर एक समय बाद, कुछ समय बाद पूरे मंत्री बदल दिए। ये जो कवायद है, मुझे ऐसा लगता है कि उसी प्रयोग को यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की कोशिश की जा रही है।
इससे इसके फायदे ये होते हैं कि आप कई सारे विकल्प अपने खड़े कर सकते हैं। जी। इसको क्रिकेट की भाषा में समझें तो जब ऑस्ट्रेलिया के जो कोच आए थे हमारे यहाँ, ग्रेग चैपल, जब वो बने तो उन्होंने, जो पहले होता था कि टीम में कोई एक शतक बना दिया तो वो लंबे समय तक फिर खेल लेता था, 20-25 मैच खेल लेता था, लेकिन जब वो आए उन्होंने लगातार परिवर्तन किए तो बहुत सारे खिलाड़ी अपने आप टीम को मिले। आज हम देखते हैं कि किसी एक पर निर्भरता नहीं है। तो वैसा ही मुझे लगता है कि ये प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बस एक चीज मुझे जो लगती है वो ये है कि सत्ता में रह के तो मतलब मंत्री आप बना रहे हैं वो तो हो जाता है, लेकिन संगठन चलाना उसके लिए अच्छा खासा अनुभव चाहिए। नितिन नवीन ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। हमने देखा उनको छत्तीसगढ़ में जब प्रभारी बने तो मातारी बंधन योजना जो थी वो उन्हीं की, बताते हैं कि उन्हीं के दिमाग की उपज थी, और उन्होंने सॉलिड जो बीजेपी की स्पष्ट जो हार थी उसको उन्होंने जीत में बदला। मोदी की गारंटी लेके आए वहां और मातारी बंधन लेके आए, और वो देखा हमने सिक्किम के जब प्रभारी रहे उसमें देखा। तो छोटे स्तर पे तो किए ही है उन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पर वो कितने सफल होंगे ये उनकी परीक्षा अभी बाकी है। ऐसा माना जाता रहा है कि जब जेपी नड्डा भी अध्यक्ष रहे तब भी पार्टी को वो तो चलाते नहीं थे, अमित शाह जी चलाते थे। तो इस तरह की ही बात अब आगे सिर्फ मुखौटे के तौर पर ही है। मैं इसीलिए फिर पूछ रही हूँ कि उनकी टीम मतलब कैसे, ये किसकी टीम होगी? नहीं, टीम तो नितिन नवीन की ही कहलाएगी और पार्टी के संगठन की टीम होगी। हाँ, ये बात ठीक है कि कई फैसलों में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, इनकी बिल्कुल स्पष्ट छाप दिखाई देगी फैसलों में। लेकिन जो बीजेपी का कोर जो है कि संसदीय बोर्ड फैसले लेता है और संसदीय बोर्ड से ही हर चीज को अप्रूव करवाया जाता है, तो नितिन नवीन के साथ भी वही प्रैक्टिस होगी। पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक जेपी नड्डा के केस में हमने देखा कि अमित शाह की रही है। मुझे लगता है वो जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई संशय होना नहीं चाहिए कि नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं बंगाल चुनाव में डायरेक्ट कमान अमित शाह जी ने ले ली है, अभी अपने हाथ में ली है। हाँ, डायरेक्ट कमान तो अक्सर वो हर चुनाव में ले ही लेते हैं थोड़ा टाइम पहले। बिल्कुल, ऐसा उसमें ये रहता है कि भाई अध्यक्ष ने डेजिग्नेट कर दिया, लेकिन वो दिखाई तो देता ही है कि उनकी छाप है उसमें। और आरएसएस के साथ आरएसएस और बीजेपी के बीच का तालमेल, ये बहुत बड़ा सवाल था जब ये चर्चा हो रही थी कौन चेहरा सामने आएगा। और नितिन नवीन जैसा नाम अचानक से निकल के आना 45 साल के व्यक्ति का, तो आरएसएस और बीजेपी के बीच में ये रोल वो प्ले करेंगे या दोनों ही पर्दे के पीछे अपने आप ही तालमेल चल रहा है और ये सिर्फ मुखौटे में ही होंगे? नहीं, देखिए मैम, ये विनीता जी लगातार दूसरे अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जेपी नड्डा के बाद जो एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। एबीवीपी आरएसएस का छात्र संगठन है जी, उससे आते हैं। और नितिन नवीन क्या है कि इनके पिता जो थे वो भी विधायक रहे 4 बार के, तो उनको, नितिन नवीन को कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि संगठन की और आरएसएस की ये समझ है कि आरएसएस क्या है। वो कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात है तो आरएसएस की तरफ से अभी अरुण कुमार जी, हमने देखा है कि अरुण कुमार सह सरकारवा जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी के बीच की एक धुरी हैं, एक कड़ी हैं जो समन्वय के लिए नियुक्त किए गए हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस से बहुत ज्यादा नितिन नवीन आरएसएस के ही हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके संगठन जो है वो तो आरएसएस ही है इनका। तो कोऑर्डिनेशन जैसे चलता रहा है मुझे लगता है वैसा ही रहेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पर चल रही है कोई, हाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है कोई संगठन, और ना कोई बहुत नर्म रहेंगे रिश्ते, जो जैसे चलता रहा है वैसे ही चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने 2 शब्द अभी बोले हैं। बहुत एक्साइटमेंट में नहीं है संगठन और रिश्ते बहुत नरम चलेंगे ऐसा भी नहीं है। ये दोनों को थोड़ा सा आप मुझे, मैं अपना सवाल करूं, बेहतर है आप खुद ही बता दीजिए। हाँ नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि भाई आरएसएस का जैसे जो रुख रहा है, जो जिस तरीके से उनका रहता है, सलाह देने की भूमिका उनकी होती है, और हमने देखा है कि चुनाव में बिना स्वयंसेवक के बीजेपी संगठन बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है। उनके जो आरएसएस सीधे संगठन महामंत्री देता है राज्यों में, केंद्रीय स्तर पर अभी बीएल संतोष जी हैं,
और हर राज्य में उनके संगठन मंत्री होते ही हैं जो सीधे आरएसएस के अपॉइंटी हैं और आरएसएस में ही वो रहते हैं, बीजेपी के सदस्य नहीं होते हैं वो। तो वो व्यवस्था अभी है, वो व्यवस्था जारी रहेगी और उसी तरीके से जैसे अभी चल रहा है तो चलेगा। अब दखल का जहां तक बात है संगठन में, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो जब नियुक्ति होती है, जैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई तो माना गया कि वो आरएसएस के पसंद के बने हैं। तो इस तरीके से जब उनकी जब टीम बनेगी नितिन नवीन की, तो उसमें स्पष्ट पता पड़ेगा कि संगठन के लोग हैं कि नहीं। अभी हालिया जो नियुक्तियां हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में हुई और दूसरे जो राज्यों में हुई है, वो सीधे सीधे आरएसएस की पसंद के लोग ही बनाए गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष। तो आरएसएस का तो मतलब आरएसएस का ये माना जाता है कि आरएसएस का प्रभाव संगठन पर है। कम ज्यादा की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन आरएसएस के प्रभाव नहीं है या आरएसएस के प्रभाव के बिना बीजेपी चलेगी, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। तो कितना दखल की भी सीमाएं होती हैं कि नहीं, कहां दखल की तक जैसे मैंने बताया कि दखल की सीमा तो है ही। उन्होंने संगठन महामंत्री जो उनके रहते हैं वो होते हैं, और जो आरएसएस निष्ठ जो कार्यकर्ता है बीजेपी में, उनको नियुक्तियां मिलती रही हैं और आगे भी मुझे लगता है कि जारी रहेगी नियुक्ति, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। पर बीजेपी अपने एक बीजेपी की अपनी पार्टी के रूप में एक जो स्वायत्तता है जो हमने देखा, वो भी कायम रहेगी मुझे लगता है। बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम आने से पहले कुछ महीनों पहले एक चर्चा सामने निकल के आई थी कि आरएसएस इस बात से नाराज हुआ था कि भाई हम अपने लोग को नहीं देंगे, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, अंदर खाने चर्चाएं चल रही थी कि क्योंकि बहुत कश्मकश हुई है इस नाम को लेकर के भी। और उसके बाद में ये भी कहा गया कि नाम फाइनली बीजेपी ने अपने मुताबिक किया है, आरएसएस के मुताबिक नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 कि उस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि आरएसएस ने ये कहा कि हम अपने लोगों को, संगठन के लोगों को डायरेक्ट पावर में अब आगे नहीं भेजेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीजें क्या सही रही हैं इस सिचुएशन में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बीजेपी मतलब बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद उसके आरएसएस की सहमति के बिना नियुक्ति हो पाना मुश्किल है। और इसीलिए हमने देखा बीते लंबे समय से कि नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे नाम आ रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं थी कि ये बनेंगे वो बनेंगे। और आपको ध्यान हो कि जब विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जब संबोधन हुआ, उसमें सीधा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी अपने फैसले खुद लेती है, और अगर हम लेते तो इतनी देर होती क्या। तो इतनी देर होती क्या का मतलब ये स्पष्ट था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो एक सहमति का एक बिंदु नहीं बन पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से देख लें या क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देख लें, एक न्यूट्रल व्यक्ति को चुना गया है जिस पर आरएसएस की सहमति ली गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। ली गई होगी मतलब आपको लगता है कि उस अगर सहमति ली गई होती तो आगे रिश्ते जो है वो नर्म रहते, लेकिन आप जैसा कह रहे कि आगे उतनी नरमी नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गैप है ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आरएसएस वीटो लगा देती, आरएसएस अगर वीटो लगा देती तो नियुक्ति नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने मतलब सहमति आई जरूर होगी, उन्हें बताया गया होगा, उस पर उन्होंने आपत्ति नहीं ली होगी और उसके बाद इनका फैसला हो गया, ऐसा जरूर हुआ होगा। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल और है कि एक ऐसा नेता का नाम जो कि आरएसएस में मतलब काफी वायरल भी हुई है, ये चर्चाएं भी हुई है, संजय जोशी, कि भाई वो वापस आ रहे हैं, और नितिन नवीन के नाम के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पर अब कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचा है। नहीं, अब ऐसा है ना कि संजय जोशी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था, कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था, तब से ही वो लगातार उनकी मुख्य भूमिका में लौटने की चर्चाएं गाय बगाए बनी रहती हैं। कभी संगठन महामंत्री के रूप में नाम आता है, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार के रूप में नाम आता है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। अब ये स्पष्ट है कि नितिन नवीन चूंकि 45 साल के ही हैं, तो उनकी जो टीम बनेगी भविष्य में, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, उसके बाद जब उनकी टीम बनेगी, तो डेफिनेटली 45 के नीचे के या 50 तक आसपास के लोग ही रहेंगे, अपेक्षाकृत युवा लोग रहेंगे। पार्टी ने बनाया ही इसलिए है उनको, जैसे कि न्यू ब्लड आ पाए और संगठन में और थोड़े और नेताओं को तराशा जा सके। नितिन नवीन के पास एक लंबा टाइम है, चूंकि उम्र है उनकी, अभी 45 ईयर्स के ही हैं वो, तो उनके पास एक लंबा समय रहेगा संगठन को समझने का, चलाने का। तो वो एक पार्टी को नई दिशा और एक नए रूप में ढाल सकते हैं अगर उन्हें स्वायत्तता मिले तो। मोदी जी को अनुभव वाले लोगों से क्या दिक्कत है
जो एक फहरिस्त में सबको एक झटके में आउट कर दिया उन्होंने। नहीं, दिक्कत जैसा तो मेरे को लगता है कि कह नहीं सकते ऐसा कि दिक्कत है, लेकिन ये है कि अनुभवी जो है, अब मंत्रिमंडल में आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद हैं, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, तो जो भी वरिष्ठ नेता है वो मंत्रिमंडल में हैं। जेपी नड्डा को बनाई गया, आपने देखा होगा कि लेकिन लगातार राजनाथ 2 सिंह साल से कैसे वो काम कर रहे हैं, सब नितिन गडकरी कितने सब पदों पे उन हैं। पर, हाँ, लेकिन नितिन गडकरी की भी किस तरह की कितनी बार चर्चाएं सामने निकल के आई हैं कि कैसे उनको भी दिक्कतें सामने आ रही हैं खुद इंटरनल इस वाली साइड से, मोदी जी की तरफ से भी, और तमाम तरह की चीजें। तो इतना इजी गो तो नहीं रह रहा है, यानी अभी कि देखो आने वाले ऐसा है टाइम ना में कि सीनियर सरकार लोगों और के लिए जगह नहीं है ना। माफ कीजिएगा, सुन नहीं पाया फिर से। आने वाले टाइम में सीनियर लोगों के लिए तो जगह नहीं है ना ज्यादा। ये तो निश्चित है कि अभी कम से कम संगठन में बहुत वरिष्ठ लोगों की, उम्रदराज लोगों की तो अब मुझे नहीं लगता उनको अब कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अब पार्टी प्रभारी, चुनाव प्रभारी, इस टाइप से थोड़ा बहुत राज्य प्रभारी, ये जो चीजें उनके, मोर्चा प्रभारी, इसमें अगर कोई आ जाए तो ठीक है, वरना अब बहुत वरिष्ठ लोगों का अब कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे हमने देखा 2014 के बाद से 75 साल से एक अघोषित रूल है, कभी कभी उसके अपवाद भी हमने देखे, येदुरप्पा को 75 के बाद भी बनाया गया, कुछ लोगों को टिकट भी दिए जाते हैं, लेकिन 75 ईयर्स के बाद संगठन में या सरकार में उनकी भागीदारी नहीं होती है, ये देखा। तो भविष्य में हो सकता है कि और हम आगे चल के देखें कि नए लोगों के अलावा अब आफ्टर 60 किसी को भूमिका ना मिले, ये भी हो सकता है। तो अभी जो संगठन रहेगा वो तो युवा ही रहेगा, ये तय है। बहुत ही दिलचस्प चर्चा है ये। इसमें एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो हम आपसे अगले वीडियो में जरूर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसी चर्चा से इतने जहन में सवाल आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो आपने कहा 60 की उम्र की बात की है, इसके आगे के बहुत सवाल हैं जो हम आपके साथ अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आज आपने अपना समय निकाला और हमें दिया इस बीच में, तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ ना साझा की है, बल्कि आने वाले कई और सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि 60 साल के बाद अगर तमाम नेता रिटायर हो रहे हैं तो कितने सारे नेता रिटायर होने वाले हैं, और तो क्या अभी नेताओं की एज जो है वो 20-30 से ही शुरू हो जाएगी नेतागिरी के लिए, क्योंकि अभी तक माना जाता था कि भाई 50 के बाद तो असली राजनीति शुरू होती है। तो क्या सिर्फ राजनीति की उम्र बीजेपी में 10 साल रह जाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं। अगली बार आपके साथ फिर से वीडियो में जुड़ेंगे और ये तमाम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी सटीक और सही जानकारी वो है जो कि इस वक्त नेताओं के आगे पीछे में घट रही है, जो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र जी के साथ चर्चा के लिए आप हमारे साथ फिर जुड़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा उन्हें जरूर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।